देश की बात पे आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। पच्चीस दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लखनऊ दौरा, राष्ट्रीय प्रेरणा स्तर का लोकार्पण कार्यक्रम होंगे शामिल। कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार दौरा, आज अम्बेडकर और नारायण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करेंगे। पीएम मोदी मजदूरों का पैसा बढ़ने नहीं देना चाहते, खत्म होगा तो करोड़ों गरीब बेरोजगार होंगे। सोनिया बोली साल भर काम की गारंटी खत्म हो जाएगी। क्रिश्चियन मिशेल की जमानत शर्तों में बदलाव पर राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई पूरी, जमानत शर्तों में बदलाव पर आ जाएगा फैसला। अरावली पर्वत बचाने के लिए राजस्थान में उग्र प्रदर्शन, कई शहरों में पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़े, सीकर पर्वत पर चढ़े लोग। एमपी राजस्थान हरियाणा में घना कोहरा, विजिबिलिटी 30 मीटर से कम, कश्मीर में 1 फीट तक बर्फबारी, यूपी झारखंड में ठंड से 4 लोगों की मौत। आप हैं की न्यूज़, खबरों का सारथी। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दिल्ली में नहीं थम रहा है कोहरे का कहर। सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक रहा 400 के पार, आनंद विहार के 463, चांदनी चौक में 423 रहा सूचकांक, आईटीओ में 434, लोधी रोड में 367 रहा सूचकांक, ओखला फेज 2 में 450, वजीर 440 रहा सूचकांक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष सवाल अखिलेश सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके जी, क्या कुछ जानकारी है? दिल्ली में लगातार कोहरे का कहर जारी है, साथ ही साथ जो प्रदूषण है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और वायु प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है और लगातार दिल्ली के अंदर जो वायु प्रदूषण की है वो घने कोहरे के रूप में पास आसमान में छाई हुई है। अंदर जो वायु प्रदूषण का आंकड़ा है, वायु गुणवत्ता सूचकांक घटने का नाम नहीं ले रहा है। कई ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहां पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार बना हुआ है, चाहे वो आईटीओ इलाका हो, चाहे वो धौला कुआं का इलाका हो, चांदनी चौक का इलाका हो, आनंद विहार का इलाका हो, तमाम इलाके हैं जहाँ पर वाहनों की आवाजाही सबसे ज्यादा रहती है, ट्रैफिक चौराहों पर सबसे ज्यादा रहता है। इन इलाकों में लगातार वायु प्रदूषण बढ़ा हुआ है, वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के नहीं जा रहा। हालांकि दिल्ली सरकार के तरफ से वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, लगातार एनजीटी की तरफ से लिए जा रहे हैं। दिल्ली सरकार भी इसको चुनौती के तौर पर इस तरह पर काम कर रही है, चाहे वो एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल हो, सड़कों पर पानी बौछार कराने की बात हो, चाहे एयर प्यूरिफाई सेंटर को संचालित प्यूरिफाई सेंटर्स है उनको तेजी के साथ एक्टिवेट करना और उनका काम की दिशा में काम करना हो। लेकिन सारी चीजों पर दिल्ली सरकार अमल कर रही है, कदम उठा रही है, चुनौती के रूप में ले रही है, लेकिन वायु प्रदूषण में कमी नहीं ला पा रही है। वायु प्रदूषण लगातार बरकरार है, चाहे वो BS6 के नीचे के सभी कैटेगरी के वाहनों की एंट्री को रोक दिया गया हो, डीजल के वाहनों की दिल्ली में एंट्री रोक दी गई हो और किसी तरह के ऐसे CNG तक के वाहनों की एंट्री रोक दी गई है। बावजूद इसके दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण में सुधार नहीं हो रहा है, वायु प्रदूषण लगातार बढ़, एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार 400 के पार है। तो फिलहाल देखना होगा कि दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर वायु प्रदूषण से आम जनता को निजात दिलाने के लिए अब क्या कदम उठाती है और जिस पर विचार दिल्ली सरकार लंबे समय से कर रही है। शाम भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक सरकार की हुई, उसमें चर्चा किया गया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, वायु को कैसे शुद्ध किया जाए, आम लोगों को कैसे
वायु प्रदूषण से राहत की जाए, तो इसमें एक कृत्रिम बक्सा दिल्ली सरकार के सामने विकल्प बना है। विकल्प कब अपनाती है और कृत्रिम वर्षा करा के वायु प्रदूषण के माध्यम से दिल्ली के ऊपर जो घना कोहरा प्रदूषण का छाया हुआ कैसे कम करती है, इस पर सबकी नजर बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें कि दिल्ली में नहीं थम रहा है कोहरे का कहर। दिल्ली में नहीं थम रहा कोहरे का कहर। दिल्ली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार दौरा है। आज बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन आज बिहार दौरे पर है। दोपहर 1:05 पर राजवंशी नगर के हनुमान मंदिर दर्शन में पूजन करेंगे। नितिन नवीन अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 1:50 पर अम्बेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे नितिन नवीन। दोपहर 2:05 पर जेपी नारायण की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 2 बजे पटना में होगी अभिनंदन सभा। शाम 4 बजे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से करेंगे मुलाकात। संसद, विधायक, विधान परिषद एवं प्रदेश अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार दौरा है आज। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अखिलेश जी, क्या कुछ जानकारी है? कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन का बिहार दौरा है आज। देखिए, इसकी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जब से नवीन नियुक्त किया गया है, तो नितिन नवीन तब से बिहार से आने के बाद अपने गृह प्रदेश के दौरे पर नहीं गए थे और लगातार वो दिल्ली में बने हुए थे। दिल्ली के तमाम जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, संगठन से जुड़े पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे और बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। 2 दिवसीय दौरे पर उनके कई कार्यक्रम रखे गए हैं।
आज अगर कहा जाए तो महापुरुषों को श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम भी रखा गया है। मंदिर में मत्था टेकने का भी कार्यक्रम है, गुरुद्वारा में अरदास करने का कार्यक्रम रखा गया है। इसके साथ ही साथ एक स्कूल में उनके स्वागत में एक सभा भी रखी गई, वहां जाएंगे। इसके अलावा सबसे बड़ा कार्यक्रम बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन के विधानसभा क्षेत्र, जहां से वो विधायक चुन के आते हैं, कह सकते हैं कि भारी संख्या में उनकी विधान मौजूद और उनका स्वागत समारोह होगा। और इसके बाद सीधे बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश का कार्यालय है। वहां अटल बिहारी वाजपेयी सभागार में एक बैठक होगी। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को, सभी विधायकों को, सभी विधान परिषद सदस्यों को, संगठन और पदाधिकारियों के साथ साथ सभी मीडिया के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूरी प्रदेश टीम के साथ चर्चा करेंगे और आगे की रणनीति क्या है उसको लेकर राष्ट्रीय जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की और बैठक में जो तय किया गया है वो मंशा क्या है, वो भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के सभी सांसदों, विधायकों और विधान परिषद के साथ साथ पदाधिकारियों को बताएंगे और उसको अमल करने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। उसके लिए बिहार में कुछ कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे, जिस कार्यक्रम के माध्यम से बिहार प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी बिहार में कार्यक्रम करेगी। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के तरफ से संगठनात्मक फेरबदल भी किया जाना है, इसको लेकर भी चर्चा करेंगे। तो कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन पहली बार बिहार पहुंचेंगे और 2 दिनों का दौरा करने के बाद फिर दिल्ली वापसी करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय टीम से लेकर कई प्रदेशों की टीम का गठन का काम शुरू करेंगे। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें दोपहर 2:15 बजे पटना में होगी अभिनंदन, उसमें शामिल होंगे। महापुरुषों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अध्यक्ष बनने के बाद पहला उनका ये बिहार का दौरा है। आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और रायपुर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी। राज्य सेवा के 95 अधिकारियों का तबादला, 35 एएसपी 60 डीएसपी स्तर के अफसरों का हुआ तबादला। गृह विभाग ने जारी किए हैं आदेश। गृह विभाग ने जारी किया आदेश, 35 एएसपी 60 डीएसपी स्तर के अफसरों का हुआ तबादला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता समीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समीर, क्या कुछ जानकारी है इस मामले को लेकर?
आवाज आ रही है आपको? समीर दुबे जी, क्या कुछ जानकारी है? छत्तीसगढ़ में पुलिस महकमे में कई ट्रांसफर्स किए गए। जी, बिल्कुल मैं बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की है। राज्य पुलिस सेवा के कुल जो है 95 गृह विभाग ने इसका आदेश जारी किया है, जिसमें से जो है 35 जो है अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों के ट्रांसफर हुए हैं। वहीं जो है 60 जो है अतिरिक्त पुलिस उप पुलिस अधीक्षक जिन्हें डीएसपी कहा जाता है, इनको जो है नए पदों पर जो है तैनात किया गया है। यह जो तबादला जो है नए वर्ष पहले जो है को मजबूत करने के लिए प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि गृह विभाग ने जारी किए हैं आदेश। छत्तीसगढ़ पुलिस महकमे में बड़ी सर्जरी। गृह विभाग ने जारी किए आदेश। पैंतीस एएसपी 60 डीएसपी स्तर के अफसरों का तबादला। गृह विभाग ने जारी किया आदेश। लखनऊ में खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी विधानसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन आज। विधानसभा में अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। यूपी विधानसभा में होगी विधायी कार्य। विधानसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन आज। यूपी विधानसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन आज। यूपी विधानसभा में होंगे विधायी कार्य। विधानसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन आज। यूपी विधानसभा में होंगे आज विधायी कार्य। यूपी विधानसभा की कार्रवाई का तीसरा दिन आज।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पास। हाईकोर्ट सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश व न्यायाधीश होंगे लाभान्वित। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और उनकी पत्नी को मिलेगा घरेलू सेवक भत्ता। टेलीफोन भत्ते की प्रतिपूर्ति दी गई है मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को यह व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। न्याय विभाग की ओर से कैबिनेट में प्रस्ताव रखा गया था। कैबिनेट की मंजूरी के बाद व्यवस्था लागू होने का रास्ता साफ। इस निर्णय से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलेगी राहत। कैबिनेट की मंजूरी के बाद व्यवस्था लागू होने का रास्ता साफ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है राज्य सरकार को जो है एक आदेश पारित किया गया था, जो न्यायाधीश जो है रिटायर हो गए हैं उनको जो है लंबावित करने के लिए जो है ये आदेश पारित किया गया था, जिसे आज कैबिनेट में अहम प्रस्ताव को देखते हुए जो है इसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश को के संदर्भ में जो है इसको पारित कर दिया गया। आज जो रिटायर्ड की पत्नियों को घरेलू सेवा भत्ता भी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। टेलीफोन भत्ते की प्रतिपूर्ति को भी जो है मंजूरी दे दी गई है। तो कह सकते हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार को ये व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे और न्याय विभाग की ओर से कैबिनेट प्रस्ताव रखा गया था और कैबिनेट जो बात व्यवस्था लागू होने का रास्ता बिल्कुल साफ हो चुका है। अब इस निर्णय से जो है सेवानिवृत्त मिलेगी बड़ी राहत। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार की राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश था उसको राज्य सरकार ने मानते हुए जो है इसे पारित कर दिया है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहेगा हमारे साथ और अपडेट आपसे लेंगे। और बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश सरकार व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए थे। निर्णय से सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को मिलेगी बड़ी राहत। लखनऊ से खबर, जहां पर होमगार्ड 41,424 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती। लिखित परीक्षा 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक आयोजित होगी। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने जारी किया परीक्षा भर्ती के लिए 25,000 ऑनलाइन आवेदन। 3 दिन से 6 पालियों में परीक्षा कराने की तैयारी। प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा के जाने की संभावना। परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन मोड पर होगी। OMR सीट 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। अभ्यर्थी से बोर्ड की वेबसाइट पर अपडेट रहने की अपील। प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाने की संभावना।
OMR शीट पर आधारित 100 अंकों की लिखित परीक्षा होगी। तीन दिन में 6 पालियों में परीक्षा कराने की तैयारी। परीक्षा पूरी तरह से ऑफलाइन मोड में होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष, जानकारी है इस खबर पर। से देखा जाए होमगार्ड की जो है 41,424 भर्तियां जो है सरकार के द्वारा जो है निकाली गई हैं और जिसकी ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। अब तक जो है 25,30,000 जो है आवेदन जो है प्राप्त किए जा चुके हैं। तो वहीं पर देखा जाए तो इसकी तैयारियों के चलते जो है 25 अप्रैल से 27 अप्रैल में जो है ये परीक्षा आयोजित होगी और तीन दिन में जो है 6 पालियों में जो है इस परीक्षा को 100 अंकों के पर आधारित होगी। OMR के आधार पर जो इसमें लगातार आते जा रहे हैं। माना जा रहा है कि 20 लाख से भी काफी ऊपर जो है इनकी आवेदनों की संख्या होगी। जिस प्रकार से देखा जा सकता है इसमें महिला और पुरुष दोनों ही जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से होमगार्ड की ये भर्ती की गई है उससे ये साफ तौर से है कि सरकार के द्वारा जो है जो बेरोजगार युवक हैं और उनके लिए लगातार जो है लाभान्वित किसी प्रकार की योजनाएं सरकार के द्वारा निकाली जा रही है। अब ये देखना है जिस प्रकार से जो है 41,424 जो भर्तियां हैं इसमें किसी प्रकार की कोई चूक ना हो, तो इसकी तैयारी जो है सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हर एक पहलू पर ध्यान रखा जा रहा है, किसी प्रकार से पेपर आउट ना हो और हर जो एग्जाम है बहुत ही साफ सुथरे तरीके से कराए जाए। इसी के अंतर्गत जो है पूरी प्रक्रिया प्रशासन के द्वारा की जा रही है। देखा जाएगा कि इन भर्तियों से जो है जो युवक हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए मनीष। और बता दें कि होमगार्ड के 41,424 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू, ऑनलाइन आवेदन होंगे। हालांकि परीक्षा है वो पूरी ऑफलाइन मोड पे होगी। प्रदेश के जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जाने की संभावना। लखनऊ से खबर अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण के लिए बड़ा फैसला। विकास प्राधिकरणों की संपत्तियां अब नीलामी के बजाय सीधे बिकेंगी। आवास विकास परिषद की संपत्तियां अब नीलामी के बजाय सीधे बिकेंगी। खरीदारों की बढ़ी हुई कीमत पर 25% तक की छूट मिलेगी। आवास विभाग की आदर्श कास्टिंग गाइडलाइन 2025 को कैबिनेट की मंजूरी। प्रदेश भर में करीब 2350 अनिस्तारित संपत्तियों की होगी बिक्री। 45 दिन में भुगतान 6% अतिरिक्त छूट, 60 दिन पर 5% और 90 दिन पर 40% अतिरिक्त छूट।
अनिस्तारित संपत्तियों के निस्तारण के लिए बड़ा फैसला। हरिद्वार से खबर, जहां पर दिल्ली हाईवे पर भीषण सड़क हादसे में सनसनी। सड़क पार कर रहे युवक को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे के ट्रक वाहन समेत मौके से फरार। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के सहारे तलाश में जुटी। नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर उठे सवाल। ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में बताई जा रही है घटना। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन समेत मौके से फरार। बुलंदशहर में घने कोहरे और सर्दी का सितम जारी। इन क्षेत्रों में घने कोहरे और सर्दी का सितम। घने कोहरे की रफ्तार पर लगाया ब्रेक। विजिबिलिटी सामान से हुई बेहद कम। बुलंदशहर में घने कोहरे और सर्दी का सितम जारी। बुलंदशहर में घने कोहरे और सर्दी का सितम जारी। गाड़ी चलाते हैं स्कूल में। अच्छा, जिस तरह से कोहरा पड़ रहा है भयंकर, किस तरह से दिक्कत आ रही है वाहन चलाने में? वाहन चलाने में तो कोहरे में तो दिक्कत आती है, सबसे ज़्यादा दिक्कत कोहरे में ही आती है। तो आप देखा जा रहा है दिन में लाइट भी जला के चलना पड़ रहा है। जी जी, लाइट जला के चलना पड़ता है, क्यों सामने वाले को दिखाई दे जाए गाड़ी, तो काफ़ी परेशानी है। काफ़ी परेशानी है।
झांसी से अजौपुर जिले में मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई। शहर के नवाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत गोविंद चौराहे के पास एक निर्माणाधीन मकान में महिला मजदूर के साथ सामूहिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक महिला को मजदूरी दिलाने के बहाने बुलाया गया था, लेकिन वहां मौजूद आरोपियों ने उसके साथ हैवानियत की। पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि महिला 500 रुपए प्रतिदिन की दिहाड़ी पर वहां काम कर रही थी। चौंकाने वाली बात यह भी सामने आई कि आरोपियों पर महिला की पिछले कई दिनों की मजदूरी का भुगतान भी बकाया था। जब महिला अपनी मजदूरी और काम के लिए पहुंची तब इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामले में संलिप्त 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर माघ मेले को लेकर परिवहन निगम की तैयारी पूरी। माघ मेले में 3800 बसों का किया जाएगा संचालन। मुख्य स्नान पर्वों पर 200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था। कई क्षेत्रों में अतिरिक्त बसों का किया गया है आवंटन। लखनऊ क्षेत्र से 500 बसों का संचालन किया जाएगा। गोरखपुर से 500 बसें, आजमगढ़ से 430 बसें चलेंगी। वाराणसी क्षेत्र में 430 बसें, अयोध्या क्षेत्र से 270 बसें। लखनऊ से खबर, जहां पर माघ मेले को लेकर परिवहन निगम की तैयारियां हुई पूरी। माघ मेले में 3800 बसों का किया जाएगा संचालन। मुख्य स्नान पर्वों पर 200 अतिरिक्त बसों की व्यवस्था। कई क्षेत्रों से अतिरिक्त बसों का किया गया है आवंटन। लखनऊ क्षेत्र से 500 बसों का किया जा रहा है संचालन। गोरखपुर से 500 बसें, आजमगढ़ से 430 बसें, वाराणसी से 430, अयोध्या क्षेत्र से 270 बसें। माघ मेले को लेकर परिवहन निगम की तैयारियां पूरी। माघ मेले को लेकर परिवहन निगम की तैयारी पूरी। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। डिंडौरी से खबर पर रायपुरा गांव के पास भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर मंडला डिंडौरी मार्ग पर भीषण सड़क हादसा। 2 बाइकों में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के रायपुरा गांव की पूरी घटना बताई गई है। हादसे में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल।
दो बाइकों में आमने सामने हुई जोरदार टक्कर। हादसे में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए। तस्वीर दिखा देते हैं। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद। पूर्व पीएम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पूर्व पीएम भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की जयंती कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। खबर सीतापुर से है, जहां पर पुलिस महकमे को शर्मिंदा करने वाला एक मामला सामने आया। यहां पर सुखरन थाने में तैनात एक आरक्षी सिपाही का वर्दी की मर्यादा भूलकर नशा करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
वायरल वीडियो में सिपाही धर्मेंद्र कुमार दुबे को नशे की हालत में देखा जा सकता है, जिससे क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। जानकारी के अनुसार वायरल वीडियो सकरन के उमरा कला स्थित एक आश्रम का बताया जा रहा है। आरोप है कि आरक्षी धर्मेंद्र कुमार दुबे अक्सर इस आश्रम में गांजा पीने के लिए आते थे। एक वीडियो में वो वर्दी पहने हुए गांजे की चुलम सुलगाते दिख रहे हैं। वहीं एक अन्य वीडियो में वो रात के समय किसी दावत में शराब के जाम छलकाते नजर आ रहे हैं। सोमवार को जैसे ये वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। और देश की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।